जय हिंद साथियों, मैं रोहित स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मेटलर्जी से संबंधित समस्त प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे और क्या नए संभावित प्रश्न आ सकते हैं यह भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न, खनिज अयस्कों से संबंधित धातुओं को निकालने की भौतिक एवं रासायनिक विधियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खनिज अयस्कों से संबंधित धातुओं के निष्कर्षण की या धातुओं को निकालने की भौतिक विधियों को सामूहिक रूप से मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले धातु अथवा यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से एवं सस्ते में हो सके तथा जिसमें धातुओं का पर्याप्त प्रतिशत हो उसे क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं। इसके सारे थ्योरी और बेसिक्स मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, तो यह इन प्रश्नों को लगाने से पहले आप मेरा मेटलर्जी का पहला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको सारी थ्योरी, बेसिक्स और सारी डेफिनेशंस बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अयस्कों में पाए जाने वाली रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अयस्कों में पाई जाने वाली रेत, मिट्टी और अशुद्धियों को गैंग के नाम से जाना जाता है। अब ये गैंग क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में धातु या तो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं या तो किसी अशुद्धि या इम्प्योरिटीज़ के साथ पाए जाते हैं। तो इन अयस्कों में पाई जाने वाली इन्हीं अशुद्धि या इम्प्योरिटीज़ को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? गैंग मिनरल के नाम से जानते हैं या मैट्रिक्स या अधात्री मिनरल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है? तो कैल्सिनेशन के द्वारा, रोस्टिंग के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा अर्थात निस्तापन के द्वारा, भर्जन के द्वारा या सांद्रण के द्वारा। तो अयस्कों को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। तो अयस्कों को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। अब यह कैल्सिनेशन विधि क्या है, रोस्टिंग विधि क्या है, इसके लिए आप मेरा इससे पहले का वीडियो देखिए, तभी आपसे यह प्रश्न आसानी से और सरलता से बन पाएंगे और क्या नए संभावित प्रश्न इससे बन सकते हैं आप उन्हें भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आपको यह वीडियो समझ में नहीं आ रहा है या प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्कों को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे ग्राइंडिंग कहा जाता है या फिर क्रशिंग कहा जाता है। जब भी पृथ्वी से, अर्थ से अयस्क या खनिज प्राप्त होते हैं तो सबसे पहला हम जो काम करते हैं वह है क्रशिंग या ग्राइंडिंग, उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड रहित अयस्कों के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फाइड रहित अयस्कों के निष्कर्षण के लिए मैंने आपको बताया था कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी सेपरेशन का, मैग्नेटिक सेपरेशन का, फ्रोथ फ्लोटेशन का, रोस्टिंग का, कैल्सिनेशन का, फिर मेटल ऑक्साइड में बदलना रोस्टिंग और कैल्सिनेशन द्वारा, फिर मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना, रिडक्शन की कोशिश करना, फिर उसके बाद उसे रिफाइनिंग करना, तब उसके बाद जाकर हमें धातु प्राप्त होता है अयस्कों से। तो अयस्क या धातु हमें नेचर में या तो कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं या सल्फाइड के रूप में मिलते हैं या ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। तो यदि अयस्क सल्फाइड रहित है, वह सल्फाइड नहीं है,
तो उसके निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? उसके निष्कर्षण के लिए ग्रेविटी सेपरेशन का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें एक आपको एरर समझ में आ रही होगी, हिंदी वर्जन में लिखा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, यहाँ लिखा है ग्रेविटी सेपरेशन, यहाँ लिखा है गुरुत्व पृथक्करण, यहाँ मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यह क्वेश्चन आपको यह बताने के लिए भी है कि ऐसी सिली मिस्टेक्स या क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। तो आपको हमेशा ही हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश वर्जन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसी गलतियां मिलती हैं और अंत में उसमें इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है। तो आप इंग्लिश वर्जन के हिसाब से जाएंगे तो इसका आंसर ए है, जबकि हिंदी वर्जन के हिसाब से जाएंगे तो इसका आंसर बी है। तो हमेशा आपको इंग्लिश वर्जन के साथ ही जाना है। तो किसी भी प्रश्न का आंसर टिक करने से पहले या उसका आंसर देने से पहले आपको हमेशा इंग्लिश वर्जन एक बार जरूर देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में प्रायः एग्जाम में यह गलतियां देखने को मिलती है और इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को अपने अंदर यह आदत लानी पड़ेगी कि एक बार प्रश्न को पढ़ने के बाद उसका एक बार इंग्लिश वर्जन आप जरूर चेक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटाइल को इल्मेनाइट से पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह सारी चीज़ें, रोटाइल को इल्मेनाइट से अलग करना, मैग्नेटाइट से आयरन ओर को प्राप्त करना, यह सारी चीज़ें मैं आपको थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं जो मेटलर्जी के नाम से है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो रोटाइल से इल्मेनाइट को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इल्मेनाइट में एक्चुअल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो रोटाइल से इल्मेनाइट को अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों के निष्कर्षण के लिए हमने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वह था सल्फाइड रहित अयस्कों के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर था ग्रेविटी सेपरेशन। लेकिन यह क्वेश्चन क्या है? सल्फाइड अयस्कों के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों के निष्कर्षण के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन या प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब यह फ्रोथ फ्लोटेशन विधि क्या होती है, इसको मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिटेल से और अच्छे से समझाया है। फ्रोथ फ्लोटेशन या इसे झाग विधि भी कहते हैं, जिसमें ऑयल प्लस वाटर का मिश्रण होता है और इसमें जो मेटल के कण हैं वह ऑयल के साथ चिपक कर, क्योंकि सल्फाइड अयस्कों की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह ऑयल के साथ चिपकता है, ऑयल के साथ चिपक कर झाग के रूप में ऊपर आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीचिंग विधि द्वारा, लीचिंग मेथड द्वारा किस खनिज का निष्कर्षण किया जाता है? तो लीचिंग मेथड द्वारा या रासायनिक विधि भी बोला जाता है इसे, लीचिंग मेथड द्वारा एल्यूमिनियम खनिज का निष्कर्षण किया जाता है। एल्यूमिनियम खनिज का निष्कर्षण और किस विधि के द्वारा किया जाता है? बेयर्स मेथड के द्वारा भी किया जाता है। बेयर्स मेथड के द्वारा भी एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। और किस मेथड द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? एक बहुत ही फेमस मेथड है विद्युत अपघटन की हॉल हेराल्ड मेथड। विद्युत अपघटन की हॉल हेराल्ड मेथड के द्वारा भी एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए लीचिंग विधि का भी प्रयोग किया जाता है, बेयर्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट अयस्कों के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया कि प्रकृति में जो अयस्क हैं या तो वह ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे, या तो धातुओं के ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे, या फिर कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे, या फिर सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे। तो जो कार्बोनेट अयस्कों का निष्कर्षण है वह किस विधि द्वारा होता है? तो कार्बोनेट अयस्कों का निष्कर्षण कैल्सीनेशन विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनेट अयस्कों का निष्कर्षण कैल्सीनेशन विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है?
सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण रोस्टिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। देखिए कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, भर्जन या निष्तापन क्या होता है, यह मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ। तो सल्फाइड और कार्बोनेट, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? आप देखिए कार्बोनेट में Ca आ रहा है, तो Ca और कैल्सिनेशन में भी Ca आ रहा है, तो कार्बोनेट कैल्सिनेशन Ca आप ऐसे याद रख सकते हैं। जबकि रोस्टिंग में देखिए S आ रहा है और सल्फाइड भी S से शुरू होता है। तो आप याद रखने के लिए इन्हीं के नाम से यह ट्रिक बना सकते हैं। कभी आया कि भर्जन या रोस्टिंग द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, तो रोस्टिंग में S आ रहा है तो सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है। जबकि कार्बोनेट का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? कैल्सिनेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? रोस्टिंग। आपको याद रखना है अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना रोस्टिंग कहलाता है, जबकि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना कैल्सिनेशन कहलाता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों ही विधि से अयस्कों को मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है। जो भी हमारे पास इम्प्योर या जिनमें इम्प्योरिटीज मिली है ऐसी धातुएं हैं, उन्हें मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करके या कोई गालक मिलाकर गर्म करना क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। प्रगलन के अंतर्गत ही प्रगलन या स्मेल्टिंग कहलाता है। प्रगलन के अंतर्गत ही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रक्रिया आती है। कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि अयस्क को गालक या फ्लक्स मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और आपको चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, ऐसे सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने यह वीडियो बनाने से पहले आपको मेटलर्जी से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को पहले पढ़ाया था। तो आपको यह प्रश्न और इससे संबंधित ऐसे कई नए प्रश्न बन सकते हैं, वह तभी बनेंगे जब आप मेरे पिछला वीडियो जाकर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैल्सिनेशन कहलाती है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप जब भी कोई ट्रिक बनाएं तो उसी नाम से संबंधित ट्रिक बनाने की कोशिश करें। जैसे अनुपस्थित में क्या आ रहा है? ना। किसी चीज को ना करना या मना कर देना मतलब कैंसिल कर देना, कैल्सिनेशन कैंसल आप इससे पकड़ सकते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैल्सिनेशन, कैंसल कर देना अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। जबकि वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाएगा? रोस्टिंग या भर्जन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमने क्या देखा? अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए दो प्रक्रियाओं का यूज किया जाता है मेनली, एक निष्तापन एक भर्जन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होती? कैल्सिनेशन मतलब अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेंस ऑफ एयर में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? कैल्सिनेशन। जबकि अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाती है? रोस्टिंग। अब गर्म करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई आग जला दी या चूल्हा जला दिया, गैस में रख दिया और गर्म हो गया। इसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो यह इनसे यह प्रश्न भी बन सकता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के लिए किस प्रकार की भट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के लिए परावर्तनी भट्टी का प्रयोग किया जाता है, जो आगे हम समझेंगे या देखेंगे। तो जिंक ऑक्साइड के निष्कर्षण के लिए किस प्रकार के रेड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड के निष्कर्षण के लिए कोक या कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसे कार्बन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सिंबल होता है C। तो जिंक
एकमात्र जिंक ऑक्साइड ऐसा है जिसके निष्कर्षण के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और भी जितने भी मैंने प्रश्न करवाया इनमें से कई प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न आपको पेपर में हमेशा स्कोरिंग के करीब ले जाते हैं, आपके सिलेक्शन का भी कारण होते हैं। देखिए, आप 2016 के पहले के पेपर देखिए, आप पाएंगे कि पीरियोडिक टेबल के कितने प्रश्न हैं, ना के बराबर। लेकिन जब 2017, 18, 2016 में प्रश्न पूछे गए, तो उस समय जब ये प्रश्न पूछे गए तो ये जैसे 2016 में पीरियोडिक टेबल के प्रश्न पूछे गए तो थोड़े बहुत उसके ऊपर के प्रश्न पूछे गए। फिर 2017 में पीरियोडिक टेबल के और डीपली प्रश्न पूछे गए कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है कि बढ़ती है ना। मेटालिक प्रॉपर्टी या धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं कि बढ़ते हैं, इस तरह के प्रश्न आने लगे। फिर 2018 में उससे और प्रश्न पूछे गए, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को लेकर प्रश्न पूछे गए। तो उसके बाद आपने देखा होगा यूट्यूब में इससे रिलेटेड आपको हजारों वीडियो मिले और लगभग सबने पीएचडी कर ली। तो आज पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही सरल टॉपिक बन चुका है। मैं ये नहीं कहता कि पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं कि पीरियोडिक टेबल जैसे ही साइंस में ऐसे कई टॉपिक हैं जिनसे अच्छे और टफ लेवल के प्रश्न बन सकते हैं। आप हमेशा अपना एनालिसिस एग्जामिनर के माइंडसेट के हिसाब से ही रखिए कि वह किस तरह के प्रश्न आपको देगा। क्या कभी आपको वह रिपीटेड या प्रीवियस ईयर के प्रश्न बार बार पूछेगा? ऐसा नहीं है। तो साइंस में ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिससे अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे मेटलर्जी हो गया, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की एसिड के साथ अभिक्रिया, धातुओं की भाप के साथ अभिक्रिया, धातुओं और अधातुओं से रिलेटेड हर टॉपिक या हर प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। तो जिंक ऑक्साइड के निष्कर्षण के लिए किस प्रकार की रेड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है? कोक या कार्बन का। तो धातुओं के निष्कर्षण के लिए विभिन्न प्रकार के रेड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे हो गया कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, अमोनिया NH3 और भी ऐसे रेड्यूसिंग एजेंट है जिनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये मेन है। हाइड्रोजन H2 भी एक रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अयस्क को रेड्यूसिंग एजेंट या गालक या फ्लक्स के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया ही प्रगलन कहलाती है। अब प्रगलन की प्रक्रिया लगभग 8000 वर्षों से यूज की जा रही है अलग अलग रूपों में। आज इसे आधुनिक रूप से प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार की भट्टियों को बनाकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिंक ऑक्साइड के निष्कर्षण के लिए किस प्रकार के रेड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है? कोक का। ऑक्साइड के अपचयन या रिडक्शन, मतलब अपचयन या रिडक्शन का क्या मतलब होता है? मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना, क्योंकि हमें मेटल ऑक्साइड नहीं चाहिए रहता, हमें मेटल चाहिए रहता है। तो ऑक्साइड के अपचयन की प्रक्रिया मुख्यतः किन धातुओं के निष्कर्षण के लिए प्रयोग की जाती है? तो कॉपर, लेड और आयरन, ये मुख्यतः 3 धातुएं हैं जिनके लिए ऑक्साइड के अपचयन या रिडक्शन की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है, जिनके लिए रेड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से रेड्यूसिंग एजेंट? कार्बन का, हाइड्रोजन का, अमोनिया का और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का। ये 4 रेड्यूसिंग एजेंट आपको याद रखना है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, NH3 और हाइड्रोजन। तो हमने क्या देखा? ऑक्साइड के अपचयन या रिडक्शन के लिए मुख्यतः 3 ही धातुएं उपयोगी हैं या ऑक्साइड का रिडक्शन जिनसे किया जाता है, कॉपर, लेड और आयरन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपको मैं पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं। मैंने आपको जब रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, मैं इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन डाल चुका हूं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी और NTPC
2018 में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप मेरा रिएक्टिविटी सीरीज का वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताया था और डिटेल और बेसिक स्टडी भी करवाया था कि और क्या नए संभावित प्रश्न उससे बन सकते हैं। तो अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यदि आपने मेरा थ्योरी का वीडियो देखा है तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन की अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है? विभिन्न प्रकार के अयस्कों या उसके रासायनिक यौगिकों में उपस्थित रासायनिक बंधों को विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ना या अलग करना ही क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन की अभिक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु के निष्कर्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अत्यधिक क्रियाशील धातु में आपको एग्जांपल दूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए मैंने आपको बताया था लीचिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, हॉल हेराल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है और बेयर्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू S1 इसमें क्या लिखा है? हॉल हेराल्ड विधि। तो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हॉल हेराल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। कास्टनर केल्नर विधि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? कास्टनर केल्नर विधि के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। तो आपको याद रखना है, कास्टनर केल्नर विधि के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। अब भर्जन और निस्तापन तो आप जानते ही हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन की विधि का प्रयोग करके फ्लोरीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत अपघटन की विधि का प्रयोग करके फ्लोरीन की खोज हेनरी मॉइजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह भी मैं आपको अपनी थ्योरी में अच्छे से समझा चुका हूँ। विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस बहुत ही पुरानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा कई धातुओं या एलिमेंट की भी खोज की गई है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम की खोज किसने की थी? विद्युत अपघटन की विधि का प्रयोग करके ही। किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी। आपको याद रखना, कभी आपसे पूछ सकता है पोटेशियम की खोज किसने की थी, या सोडियम की, या कैल्शियम की, या मैग्नीशियम की, या बेरियम की। तो आपको याद रखना है हम्फ्री डेवी। तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम की खोज की थी। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो ज्यादातर जिसमें यम लगे तो वह उसकी खोज किसने की है? हम्फ्री डेवी ने की है। या जो अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातु, जब आप मेरी रिएक्टिविटी सीरीज का वीडियो देखेंगे तो आपको यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से याद रख पाएंगे। उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील होती, कौन सी मध्यम क्रियाशील होती है और कौन सी सबसे कम क्रियाशील होती हैं, और इन्हें हमें याद कैसे रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अकेले या अन्य पदार्थों के साथ सांद्रित अयस्क को मिलाकर उसे गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में, आपको यहीं से पकड़ना है, वायु की उपस्थिति बोलती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? वायु की उपस्थिति या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन या रोस्टिंग कहलाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निस्तापन एवं भर्जन की प्रक्रिया में किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो निस्तापन मैंने बताया था आपको, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में वायु की उपस्थिति या वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म किया जाता है। तो इसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की मेथड में या निस्तापन या भर्जन की मेथड में परावर्तनी भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, परावर्तनी भट्टी एक बहुत ही आसान सी भट्टी होती है, आप देख सकते हैं परावर्तनी भट्टी है। तो आपसे कभी इसकी क्रिया विधि या इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आप इसको डायग्राम से देख के ही समझ सकते हैं कि यहाँ से इसमें वायु का झोंका दिया जाता है, ये मेटल है या ईंधन है, यहाँ पे ईंधन है, ये मेटल है या उसका, और यहाँ पर यह चूल्हा है, यहाँ आग जलाई जाती है और यहाँ से इसे हवा दी जाती है, जितनी भी वेस्ट एयर है वह यहाँ से निकल जाती है। तो
और ये पिघला हुआ धातु आप देख सकते हैं। तो परावर्तनीय भट्टी में निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक तथा लेड के निष्कर्षण के लिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यह पूछा जा चुका है। जिंक तथा लेड के निष्कर्षण के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक तथा लेड के निष्कर्षण के लिए मफल भट्टी का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि जिंक के निष्कर्षण के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो जिंक के निष्कर्षण के लिए मफल भट्टी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको लेड भी याद रखना है, लेड के निष्कर्षण के लिए भी मफल भट्टी का प्रयोग किया जाता है। लोहे के निष्कर्षण के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के निष्कर्षण के लिए बात्य भट्टी का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं बात्य भट्टी। अब ये भट्टी की क्रिया विधि क्या होती है, कैसे प्रोसेस होती है, यदि आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इनसे ज्यादातर यदि ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे तो बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि किस भट्टी के प्रयोग से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब जैसे आपको लोहे की जगह किसी लोहे के किसी अयस्क का नाम दे सकता है लिखकर, कि कोई भी अयस्क का नाम दे सकता है, जैसे टिन का निष्कर्षण, जिसमें भी ऐसा आयरन के कुछ प्रॉपर्टीज हो, उनके निष्कर्षण के लिए, या लोहे के निष्कर्षण के लिए बात्य भट्टी का प्रयोग किया जाता है। आपको हमेशा याद रखना, आयरन और लोहे का नाम आए तो उसके लिए हमेशा बात्य भट्टी का प्रयोग ही किया जाता है। अब बेसेमर परिवर्तक का प्रयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है? तो बेसेमर परिवर्तक का प्रयोग कॉपर या तांबे के निष्कर्षण में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, बेसेमर परिवर्तक का प्रयोग करके कॉपर या तांबे का निष्कर्षण किया जाता है। अमलगम किसका मिश्र धातु है? अब आपको मैंने बताया था मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें कम से कम एक तत्व धातु है। आपको याद रखना है, मिश्र धातु की परिभाषा से प्रश्न पूछा जा चुका है। दो या दो से अधिक धातुओं का ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें कम से कम एक तत्व धातु हो, वह मिश्र धातु कहलाती है। तो अमलगम मिश्र धातु किसका मिश्रण होती है? पारे का मिश्रण होती है। आपको याद रखना, यह कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, मैनी टाइम्स। तो अमलगम मिश्र धातु किसका मिश्रण होती है? पारे का। अब अमलगम एकमात्र ऐसी मिश्र धातु है जो विषमांगी होती है। सामान्यतः मिश्र धातु का मिश्रण आपने पढ़ा कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है, लेकिन अमलगम कैसा मिश्रण है? विषमांगी। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न घुमा फिराकर पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है? ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S। अब ये ताम्र ग्लांस क्या है, ये हम आगे धीरे धीरे समझेंगे और जानेंगे जब मैं आपको सारी केमिकल्स फॉर्मूले और कार्बनिक यौगिक धातुओं और उसके यौगिक के क्वेश्चन करवाऊंगा और थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो मैं आपको वहां पर ये सारी चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अनिवार्य मुद्रा धातु है? देखिए, जो मुद्रा बनाई जाती है वह कई धातुओं की बनाई जाती है, लेकिन कौन सी जो अनिवार्य रूप से मुद्रा में रहती है वह है कॉपर। आपको ध्यान रखना, कॉपर एक अनिवार्य मुद्रा धातु है, क्योंकि इसका प्रयोग मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु भी कौन सी है? कॉपर है। गोल्ड के साथ भी यदि कोई आभूषण या मुद्रा बनाई जाती है तो कॉपर मिलाया जाता है। चांदी के साथ भी कॉपर का प्रयोग किया जाता है। टिन के साथ भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो अनिवार्य मुद्रा धातु कौन सी है? कॉपर। आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या नोबल गैस है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। अब आपको मैंने बताया था कि आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, कौन सी उपधातु है। जैसे कॉपर एक धातु है, चांदी एक धातु है, लेड क्या है? एक धातु है। अब मुझे याद है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, आप सिर्फ देख के बता सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई धातु है, कोई अधातु है, कोई उपधातु है। उपधातुओं की टोटल संख्या 7 होती है। इसे याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, ए बस पट जाओ, ए बस पट जाओ। ए से एंटीमनी, बी से बिस्मिथ, सा से सिलिकॉन, पा से पोलेनियम, टा से टेरेलियम, जा से जर्मेनियम और आ से आर्सेनिक।
तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि उपधातु, तो उपधातुओं की संख्या टोटल 7 होती है। तो आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, जैसे कभी ऐसा ही मतलब लिख सकता है कि एंटीमनी क्या है, धातु अधातु उपधातु। तो क्या है एंटीमनी? उपधातु। अब धातु को कैसे पहचानेंगे, अधातु को कैसे पहचानेंगे, आप मेरी थ्योरी वाले पिछले वीडियो जाकर देखिए, जो मैंने आपको धातु और अधातु के ऊपर बनाया हूँ, और बहुत ही अच्छे से, और जितने भी उसमें क्वेश्चन कवर हो सकते हैं और या नए संभावित प्रश्न बन सकते हैं वह भी मैंने आपको उसमें बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु कोल्ड वाटर या ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु कोल्ड वाटर या ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम। आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज करवाते समय ये सारे प्रश्न अच्छे से करवाए थे, और ये बताया था कि ये प्रश्न ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं। तो अभी कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो गर्म कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है तेजी से? तो सोडियम। सोडियम तेजी से ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, जबकि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम लिख दूं, तो पोटेशियम, सोडियम की जगह यदि पोटेशियम लिख दूं या इसके साथ पोटेशियम ऑप्शन हो, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि सोडियम से भी ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करता है ठंडे जल से? पोटेशियम। तो हमेशा, और रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखेंगे, कौन ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, कौन गर्म जल के साथ, कौन भाप या स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है, कौन एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, उसे कैसे याद रख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में थ्योरी में अच्छे से बताया हूं। तो आप मेरा पिछले वीडियो जाकर देखिए। कौन सी धातु गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो गर्म जल के साथ इस तरह के प्रश्न हमेशा ऑप्शन से बनेंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन या लेड। तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। निम्न में से कौन सा लोहा उच्च कोटि का है? कौन सा लोहा उच्च कोटि का है? पिटवा लोहा। निम्न में से कौन सा लोहा सबसे निम्न कोटि का होता है? तो ढलवा लोहा। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि यदि हमें शुद्ध रूप या किसी को उच्च कोटि का बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे पीटना पड़ेगा। हमेशा हमें बहुत ही कड़ी और कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, तब हमें खरा सोना प्राप्त होता है, या कहावत भी आपने सुनी होगी। तो उच्च कोटि का प्राप्त करने के लिए पीटना पड़ेगा। तो उच्च कोटि का लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा। इसी प्रकार निम्न कोटि का लोहा आप याद रख सकते हैं, ढलवा लोहा। तो जो निम्न कोटि के लोग क्या रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ढुलते रहते हैं, तो ढलवा लोहा आप याद रख सकते हैं। सिलाई मशीन किस लोहे के प्रयोग, सिलाई मशीन को बनाने में किस तरह के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। सड़क में पीली रोशनी में प्रयुक्त लैंप में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जो पीली रोशनी आप सड़क में जो लैंप देखते हैं, जो येलो कलर की रोशनी रहती है, उसके लिए कौन सी धातु जिम्मेदार रहती है? सोडियम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्योंकि अधातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। जबकि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। आपको यह ध्यान रखना है। उदासीन, जो ना तो अम्लीय हो, जो तो ना तो क्षारीय हो, उसे उदासीन कहते हैं। जैसे जल जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन कहलाते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय कहलाते हैं। तो अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं अम्लीय होती हैं, जबकि धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं क्षारीय होती हैं। निम्न में से कौन सा धातु के निष्कर्षण का सही क्रम है? तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको अयस्क मिलेगा अर्थ से, तो आप क्या करेंगे? उसकी क्रशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ेंगे, फिर उसका कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियली प्यूरिफिकेशन, धातुओं को प्रारंभिक रूप से शुद्ध करना। जैसे यदि उसमें मिट्टी है तो उसे धुल दिया, या उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं तो उसे बिनाई करके उसे साफ कर दिया, या उसे छन्ने से साफ छान लिया। यह क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। फिर हम कंसंट्रेशन है उसे साफ करने के बाद उसे मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड से
में बदलने के बाद फिर उससे ऑक्सीजन को हटाएंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, और फिर उसे अंतिम रूप से रिफाइन या शुद्ध करेंगे। रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन में ही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस आती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप आगे ही इसी तरह के वीडियो चाहते हो और ऐसा ही एनालिसिस चाहते हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।